प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज 888वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 194वीं शाम। और गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड में आज एक नई पहल, एक जन आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है। वो लोक जीवन और जंगली जानवरों के संदर्भित है, जिसका नाम है बंदर भगाओ खेती बचाओ। कल भी पटल पर हमने इस पर उस प्रथम भाग में चर्चा की थी। विभिन्न पहलुओं पर आज गरुड़ में एक जन आंदोलन हुआ है। मैं आप सबके संज्ञान में देना चाहता हूँ। हमारे इस पटल पर आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब जुड़े हैं उत्तरकाशी से, और नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी दिल्ली से जुड़े हैं इस पटल पर। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी मुंबई से जुड़ी हैं। महाकवि आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी चंपावत से हैं। आदरणीय दिनेश खुयाल साहब द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की भूमि से हैं, लेकिन आप जुड़े हैं हमारे रुद्रपुर से इस पटल पर। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खेती बचाओ, यह तो एक मुद्दा रहा ही है, और बंदर भगाओ खेती बचाओ इस मुहिम के साथ आज की मैं संक्षिप्त रिपोर्ट आपको इस पटल पर स्क्रीनशॉट के द्वारा दिखाना चाहता हूं, जो हमारे इधर हुई है। आप अवलोकन करेंगे सभी लोग, और इस पर अपने कुछ विचार हमें देंगे। यह हमारे कार्यक्रम था जो आज हुआ है यहाँ पर संपन्न। और यहाँ पर मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से बागों का घर देखा गया किसी महिला के द्वारा यहाँ की समस्या है। और आज गरुड़ में जो महिलाओं का जो हुजूम था, लोगों का जो हुजूम था, यहाँ पर शिकायत दर्ज हुई है, और सब लोग त्रस्त हैं इस जंगली जानवरों के प्रभाव से। इस तरह से इसमें अलग अलग न्याय पंचायत के अनुसार बूथ बने थे, और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्वयंसेवी लोगों ने शिकायतें दर्ज करी हैं। और आप देखेंगे कि यह अभियान एक स्वतः स्फूर्त था। इस तरह से ये DK जोशी मेरे छोटे भाई हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट में है, और ये इस तरह से लोगों का आना शुरू हुआ सुबह। और बाद में 2 बजे के आसपास करीब 2500 से ज़्यादा लोग इस मैदान में इकट्ठा हो गए थे, और उन्होंने अपने अपने वक्तव्य भी यहाँ पर दिए थे। इस तरह से ये पूरी भीड़ उमड़ के आ गई थी। तो इससे ये लगता है कि जो पीड़ा है वो जन जन की पीड़ा ये सरकार तक पहुँचे, और सरकार के संज्ञान में यह विकराल रूप लेती हुई जो समस्या है सरकार के संज्ञान में यह बात पहुँचे, जो जनता की आवाज़ है यह पहुँचे। लिखित रूप में भी लगभग 150 से 200 के बीच में लिखित रूप से पर्चे डाले गए, जो सूचना पेटी यहाँ पर लगाई गई थी। और अलग अलग नंबर के अनुसार न्याय पंचायतों के बूथ के अनुसार हमने उसमें कार्यकर्ता स्वयंसेवी बैठाए थे, जिसमें लिखित रूप से रजिस्टर में पंजीकृत हुई हैं समस्याएं। और किसी के हाथ काटा है बंदर ने, किसी को कुछ है, उनकी अपनी पीड़ा है, तो उन्होंने दर्ज किया है। और उसको वो संज्ञान में यह पहला चरण है कि वह जो सारे जो शिकायतें हैं, जो उनकी अपनी बात है, वो सरकार तक PDF बनाने के बाद और ये वीडियो बनाने के बाद लोगों के जितने भी आवाज़ है ये सरकार तक पहुँचे। कोशिश होगी कि यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे विधायक जी हैं, अन्य जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से यह मुख्यमंत्री जी तक और प्रधानमंत्री जी तक बात पहुँचे। और उसके बाद 15 दिन का इसमें समय दिया गया है सिविल सोसाइटी के द्वारा कि वह कुछ न कुछ इसमें आवश्यक कार्रवाई तुरंत करे। और फिर दूसरा चरण होगा कि वो
फिर उसमें पूछा जाएगा कि ये कार्रवाई क्या हुई है, कहाँ तक पहुँची है। तो उसका कुछ न कुछ समाधान सरकार निकालेगी, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, ये तो बात हुई कि एक जनता की जो पीड़ा है वो इस मंच के माध्यम से आज दिखाई दी। आज है 10 फरवरी 2024, और निश्चित हमें लगता है कि कुछ न कुछ इसमें हल जरूर निकलेगा फरवरी के अंत तक। और इस क्रम में आज के इस पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी दिल्ली से हैं। पहले भाग का भी उन्होंने संचालन किया है। मैं आदर सहित उनको आमंत्रित करता हूं कि इस संवेदनशील विषय पर हमारे आज के जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को वो आमंत्रित करेंगे, और अपने क्षेत्र के जो घटनाएं हैं पहाड़ की, आप दिल्ली हैं, बम्बई में हैं, रुद्रपुर में हैं, आप वापी में से हैं, आप कहीं से भी जुड़े हैं इस पर, लेकिन आपका घर, आपका क्षेत्र, आपको आप सब विदित हैं वहाँ की समस्याओं से, और आप वार्ता करते होंगे घर वालों से, अपने क्षेत्र वालों से, और खबरें भी आप तक पहुंचती होंगी। तो आपका जो दृष्टिकोण है इस समस्या को लेकर के, जो पीड़ा है जन की, वो इस पटल पर जरूर आज आपके माध्यम से भी पहुंचेगी। और कुछ एक समाधान क्या हो सकता है, इस पर सब लोग चिंतन करते हुए कुछ मार्गदर्शन आप सभी लोग प्रदान करेंगे कि इस को गति प्रदान की जा सके, इस आंदोलन को, और यह बात हमारे उन नीति नियंताओं तक पहुँचे, जो समर्थ लोग हैं उन तक पहुँचे, और कुछ स्थायी हल इसमें निकले। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, टिकाऊ विकास की हम बात करें, तब लोगों का जीवन भी सुरक्षित होगा। यहाँ की जो आर्थिकी है, यहाँ का जो हमारे खेती से जुड़ा हुआ जो अनुभव है लोगों का, और पीढ़ियों से जो भूमि को पोषित किया गया है, उसका कहीं ना कहीं इस नई पीढ़ी को भी फायदा मिले, और लोगों का जो मुंह मुड़ गया है, मुंह मोड़ लिया है लोगों ने खेती से, वह दोबारा उसकी तरफ आएं और अपने रोजगार को सृजित करें। और इसका प्रभाव पलायन को रोकने के लिए तो होगा ही, और यहाँ पर जो जैविक खेती होगी वो स्वास्थ्यवर्धक भी होगी। तो कई बिंदुओं पर ये इसमें आप सभी लोग प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन के साथ सबको आमंत्रित करता हूँ, और आप पहले आमंत्रित करता हूँ संचालक महोदय आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी हंसमुख जी को। प्रणाम सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, काफी विस्तार में हमने बताया, आपने बता दिया है। मैं सर्वप्रथम सर्वु है पहली, मैं मंच पर हमारे मोहन कृति पटल पर मंच पर जो लोग पधार रही उनको यथायोग्य प्रणाम और शुभाशीष को। और मैं यह संबंध में हमारे मोहनजूल तो खजूर घाटी बड़ी जो एक जन क्रांति, एक जन आक्रोश, जन अभियान शुरू कर मुझे पूर्ण विश्वास है जब हमको सफलता मिले, और हमने अपने इलाकों में यह बात की धरोल जैसे मोहनजूल धरी, हमने धरोल तो वहां बड़ी हम कोशिश करो कि प्लेन के होने से, और कोई कोशिश करो वहां बड़ी तुम चिट्ठी लिखो प्रधानमंत्री जहर पर एक समिति बनाओ, एक समिति बने हुए, एक संस्था बने हुए, मगर संस्था लड़ी नहीं जानी, अकेले की नहीं हो, अकेला सारा बाहर नहीं बोल सकता, तो सब मिलवे करा। तो आप मोहन जी के जो संदेश है वो सारे अपने इलाके हम पहुंचाएंगे, और वीक में है सको हमारी समस्या दूर रह जाओ, साल में 6 महीने में 2 साल में जरूर हो। तो मैं सर्वप्रथम के संबंध में डेली हमारे दिनेश जी रहेगा जी, दिनेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि कल उनसे उनका मौका नहीं मिला। दिनेश जी आपका स्वागत है, आप मंच में आकर के अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटल में मौजूद मेरे सारे रिस्पेक्टेड सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूं, और मंच को प्रणाम करते हुए एक सफल जो हमारे आदरणीय मोहन साहब का जो एक बंदर भगाओ खेती बचाओ का जो अभियान शुरू किया है आप लोगों ने, उसके लिए मंच की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये आपका शुरुआत है, तो शुरुआत में मैं भगवान श्री गणेश की एक वंदना करते ही इस मंच को शुरुआत करता हूं। और ये आपके सफल प्रतियोगिता के लिए, सफल अभियान के लिए, उसके बाद एक 2 लाइनें एक गढ़वाली गाना होगा जो कि
इसी संदर्भ में है और थोड़ा सा अपनी बात रखते हुए मंच को मैं अगेन अपने रिस्पेक्टेड ग्रीस सर को दूंगा। देना हो या खोल, ये सिर्फ और सिर्फ मोहन साहब के आपके जो इस विशाल अभियान के लिए ये गा रहा हूं। देना हो या खोले का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायण है, देना हो या स्वर्ग इंद्र है, देना हो या भूमि का भूम्याल है, देना हो या पंचे नाम देवो है, देना हो या माता राकेश्वरी है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एक जो अभियान आप बना रहे हैं, चला रहे हैं। आज आपको फेसबुक पे देखते हुए जो आपने अभी भी फोटो स्क्रीन दिखाई है, उससे दुखी कितने लोग हैं ये प्रेरित करता है, ये दिखाता है कि हजारों लोगों ने आज वहां पर आकर अपनी शिकायतें दर्ज की। बहुत परेशान हैं लोग और आपकी बातों से मैं आज ही अपने गांव के जो प्रधान जी हैं उनको भी मैं यही शिकायत लेके जाऊंगा। हमारे गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं और अलग अलग समस्याएं हैं, चाहे वो बंदरों से लेके हो या कुत्तों से लेके हो या जंगली जानवरों से हो या सुअरों से हो, बहुत आतंक है। लेकिन इस बारे में हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था, लेकिन इस मंच के माध्यम से और आदरणीय मोहन जोशी सर के माध्यम से ये हमें प्रेरित करने का मौका मिला और आज ही अपने गांव के प्रधान जी से मैं बात करूंगा कि ऐसा भी अभियान अगर हम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और ये सच बात है कि बहुत आतंक है कि जो हमारे घरों में जो खेती होती है, आगे पीछे जो सवड़ियां लगी हैं, उनमें डर लगता है कि कब बाहर से बंदर आ जाए, कब क्या करता है। तो एक हमें शिक्षा मिली है आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से। बस 2 लाइनें गीत का गा के इसे, क्योंकि ये इसे पौराणिक पे ही है कि अब क्यों नहीं दिखते हैं वो चीजें, तो कुछ तो विलुप्त होती जा रही हैं, उन्हें हमें संभालना चाहिए। और हम तो कोशिश करते हैं कि जब भी घर जाते हैं तो पुरानी प्रथाओं को हम दिखाएं लोगों को, नए युवा पीढ़ी को। इसमें ही 2 ही लाइनें हैं। दादू अब किले देखें दो, डांडियो माचो मास, दादू अब किले देखें दो, डांडियो माचो मास, नामालों की टोली रे दादू, नान्योली हिलास, ना गोला गुल बांधी रे दादू, ना नाक न थूली, ना ओजों के रिवाज रे दादू, ना हाथों धगोली, ना ओजों के रिवाज रे दादू, ना हाथ धगोली। ये सारी पुरानी हमारी जो प्रथा है वो विलुप्त तो होती जा रही है। इन्हें हमें बचाना चाहिए, बचाना पड़ेगा। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच को भी और आदरणीय मोहन जोशी सर आपको भी इस विशाल बंदर भगाओ खेती बचाओ का जो अभियान आप बना रहे हैं। भगवान करे भगवान शिव की कृपा बने और ये सारे जितने भी दुख हमें बाहरी दुख मिल रहे हैं वो दूर हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बहुत बहुत बधाई के साथ मैं मंच को मैं वापस दे रहा हूँ आदरणीय ग्रीस भाई जी को। बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बहुत सुंदर ढंग से अपने देवी देवताओं का नाम लेकर के इस अभियान की शुरुआत आपने की। और जो आपने ये कहा कि दातुली के बारे में हमारे जितने औजार सब गाय बैल हल वगैरह सब बंद हो गए,
कि मंदिरों के कारण बहुत सुंदर आपने यहाँ पर अपना व्याख्यान दिया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद मैं हमारे सक्टा जी आज आए हैं, उनको पृष्ठभूमि का पता चल गया है। मैं सक्टा जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करके हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सक्टा जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सुनाइए, आइए, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार विष्णु जी को और मोहन दास जी को नमस्कार, एवं समस्त मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को नमस्कार। मैं पहले सरस्वती की वंदना करता हूँ। धवल हंस आरूढ़ा शुभ्रे मेरे मानस आवो, सज्जित कर नव वीणा अपनी नवल गीत अब गाओ, झंकृत कर दो मेरा तन मन नूतन रस भर दो, कर सताप सब मिटे हृदय के ऐसा मुझे बनाओ, प्राण शरीर के उर सरोज में वीणा नई बजाओ, चाह रहा मैं बैठ हमेशा नवल गीत फिर गाओ, अद्भुत जिसकी रसधारा हो झंकृत स्वर हो न्यारे, कटुक पंथ है इस जीवन के रसमय राह दिखाओ। वाणी सरस्वती की वंदना करते हुए मैं भी यही कहूंगा कि हमारे चंपावत में भी, हमारे गांव में भी सुअर और बंदरों का आतंक हो गया है। पहले बहुत अधिक खेती होती थी यहाँ, आलू, मतलब चंपावत में चाराल कहते हैं, 4 भाग में बटी हुई है। इसमें जो है आलू की खेती इतनी सुंदर होती थी कि लोग जो है जीवन उनका आलू पर ही निर्भर होता था। अब सुअरों के डर से कोई भी आलू नहीं लगाता, आलू की खेती चौपट हो गई है। अन्य भी साग मैंने हमारे यहाँ पर मेहनत करके घर के नजदीक में ही मेथी सब्जी, मतलब जो भी सब्जी होती है जाड़ों में, वह सब बड़ी मेहनत के साथ लगाई थी। परसों रात में सुअर आया, उस सबको बराबर कर गया। ऐसे ही बंदर पहले यहाँ नहीं होते थे, अब बंदर भी आने लगे हैं। यह जो समस्या जोशी जी ने उठाई, या गरुड़ से यह आवाज उठी है, यह गरुड़ की आवाज नहीं है, पूरे उत्तराखंड की आवाज है। पूरे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। हम सभी को मिलकर के इन जंगली जानवरों से निजात पाने के लिए सरकार का आह्वान करना चाहिए। सरकार से अपनी यह जो हमारी जो मनोदशा हो रही है, हमारी जो स्थिति बिगड़ रही है, उसके बारे में बताना चाहिए। और इसी प्रकार से एक तो ये जंगली जानवरों का आतंक है, दूसरा आतंक है शराबियों का आतंक है। इस शराब पर भी अवश्य ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि शराब हर गांव से हट जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सक्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो भी बयान दिए हैं ये हमारे आगे प्रोग्राम में काम आएंगे और हम वैसे ही करेंगे। आप लोग जैसे अभियान है, मैं ये कहता हूँ कि जो भी हम अपने गाँव को टेलीफोन करेंगे, इस अभियान को मोहन अभियान के नाम से जाना जाएगा। हम सबको मोहन अभियान के नाम से जानेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है। आपने जो शुरुआत की है मोहन जी, मैं निवेदन करता ये मोहन अभियान भगवान कृष्ण के लिए भी है। कृष्ण भगवान ने भी इनको विनाश किया था जो गलत काम हुए थे, ऐसे आप मोहन भगवान के रूप में ही आपने ये कदम उठाया है। मैं रियली बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय है। आदरणीय बीज जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, यह एक सिविल सोसाइटी है हमारे गरुड़ में। हमारे छोटे भाई डीके हाईकोर्ट के वकील, वो संरक्षक हैं, और हमने इस अभियान को, जो खेती बचाओ ये बंदर भगाओ एक समिति बनाई है, उसमें यहाँ के प्रधान संगठन के अध्यक्ष रवि शंकर जोशी हैं, उनको बनाया है। और इसमें संरक्षक हमारे डीके भाई हैं छोटे, और इसके जो संचालन के लिए हमारे हरि जोशी जी हैं गरुड़ में, वो मदद कर रहे हैं। हम सब लोगों की एक टीम है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, सब लोग लगे हैं, इतने लोग सब जी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हम एक नाम देंगे इसको, मैं बताया सब लोग सहयोग करें, लेकिन स्टार्टिंग जो आपने की है आपका उसमें मोहन अभियान बहुत अच्छा है कि भगवान कृष्ण का नाम है। मोहन अभियान मेरे पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है, ये सब लोग समझेंगे।
मोहन अभियान का नाम दे देंगे हम। अब मैं, चलिए आप जैसा करें, लेकिन मैं अपने गांव में मोहन अभियान के नाम से इसको शुरू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे तिलकदारियों से निवेदन करूंगा कि आज वो कुछ ना कुछ और बताएं ताकि हमारे गांव की दशा सुधर सके। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, वो कविता मेरी खो गई है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बंदर भेजे थे इन्होंने हमारे गांव में, मुझे पता है, ट्रकों में लाकर के हमारे गांव में बंदर भेजे थे। एक कविता लिखी थी, वो कविता मुझे मिल नहीं रही है, खैर कोई बात नहीं, वो दूसरी कविता सुनाऊंगा बाद में। तो अब मैं अपने आदरणीय तिलकदारी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आकर के अपना बयान लें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई गिरीश जी, हसमुख जी। मंच को सादर प्रणाम, समस्त विद्वत समाज को। वैसे मैंने अपनी बात कल कही दी थी, लेकिन आपने मुझे दोबारा बुलाया है तो अपनी प्रतिक्रिया मैं अवश्य दूंगा। जैसे आपने कहा, ये मोहन अभियान इसका नाम दिया जाएगा, और जोशी जी ने इसका थोड़ा सा अपोज किया कि वहाँ अन्य लोग भी जुड़े हैं, तो ठीक है, वहाँ के लिए ये बात नहीं, और हम अपने अपने गांव के लिए इसका नाम मोहन अभियान रखते हैं तो अच्छा ही है। मोहन, जैसा आपने कहा कि वह अर्थार्थक हो जाएगा। एक तो मोहन जोशी जी के लिए बड़ा हमारी ओर से जो हमारी आंतरिक भावना है वो व्यक्त होगी, और एक मोहन माने भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो उसके आधार पर भी एक नूतनता देगा। हो सकता है उनके नाम के वजह, भगवान कृष्ण के वजह से ये और अधिक सफल हो। और जैसा हमारे दिनेश भाई ने कहा कि मैं अपने सभापति से ऐसा कहूंगा करके, तो अभी तो मैं यहाँ पर हूँ मुंबई में, तो मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे मन में भी ये विचार आ रहा है कि जब हम चंपावत जाएंगे तो अपने इलाके में जो मेरे गांव के निकट के गांव हैं उनमें जाकर, मैं स्वयं जाकर और अपने भाई को ले जाकर, वो भी काफी एक्टिव आदमी है, उसको कहूंगा कि यार इस तरह की कुछ बातें करें और समाज में प्रेरणा दें। तो भगवान की कृपा से हमारी लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तो शायद उसका कुछ असर होए। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये समय ये कैसे हम इस स्थिति में आए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बचपन में, शायद हमारे डॉक्टर साहब कीर्ति वल्लभ शेट्टा जी को भी पता होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, तो उन दिनों मूंगफली भी हुआ करती थी चंपावत में। मूंगफली खूब लगाते थे लोग बात, तो मूंगफली को भी वो होती नहीं है। वो कारण उसका, उससे खत्म होने का कारण ही ये रहा कि उसे बंदर भी खा जाते थे, और शौड़ आपके यहाँ क्या कहते हैं, वो शाही भी उसे खोद के रात को खा जाए, और अन्य जंगली जानवर भी खोद के खा जाए, तो उसको तो छोड़ दिया। फिर आलू बहुत समय तक चलता रहा। आलू की खेती इतनी अधिक होती थी कि खेतों में जब आलू की खुदाई होती थी तो बड़े बड़े जो कुड़तौल होते हैं, बड़े डेग वाला जिसमें आजकल भात बनता है, उसमें आलू पकाते थे। आने जाने वालों को भी देते थे कि खा जाओ, थाली में भर के आलू देते थे, और नमक, पिसा हुआ नमक होता था। तो शायद हमारे डॉक्टर साहब को भी पता होगा, तो लोग आने जाने वाले लोग खाते थे, तो इतना आलू होता था। तो वो सब समाप्त हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है कि कई क्षेत्रों से इसमें काम होना है, सरकार की ओर से, समाज की ओर से, और व्यक्तिगत जीवन से, मतलब व्यक्तिगत रूप से हमारी ओर से। तो सरकार की ओर से तो ये है कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि सरकार को पहाड़ों में सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जिससे कि यहाँ का पलायन रुके। जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, रोजगार है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहाड़ों के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पर रुकें, और इन कारणों से जो बाहर जाते हैं तो वो पलायन रुक जाए। शिक्षा के कारण जाते हैं, चिकित्सा इलाज के कारण जाते हैं, और रोजगार के कारण बाहर जाते हैं। अगर ये सुविधाएं हमारे पहाड़ों में ही
तो अच्छी हो जाएंगी तो बहुत से लोगों का पलायन स्वतः रुक जाएगा। और चौथी बात संस्कृति है, उसे दोनों ओर से बल मिलना चाहिए। सरकार की ओर से भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए और ये समाज का उत्तरदायित्व भी है कि हम अपने सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा दें। और इससे क्या होगा कि हमारे पहाड़ों का एक आकर्षण बना रहेगा तो पलायन इससे रुकेगा, सभ्यता और संस्कृति का। और इसी के अंतर्गत हमारी जो नशा है, जो नशे के विषय में अभी कहा था डॉक्टर सक्ता जी ने, नशा आदि जितने भी हमारे बुराइयां हैं इनको दूर रखने का प्रयास भी दोनों ओर से होना चाहिए, समाज की ओर से भी और सरकार की ओर से भी। आजकल तो ऐसा है कि इसमें मुझे लगता है कि सरकार से अधिक समाज का दोष है। मतलब आज तो स्थिति ऐसी हो गई है, बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने एक आध जगह जब पंडित जी को देखा कि वो अरे यार अखिल कर काम कर, तो उनका मैं पांच लियो और बाद में मुझे पता चला पांच लियो माने था कि वो एक घूंट लगाकर बेदी में जाने वाले थे। तो ये स्थिति हो गई, इतना हमारा पतन हो गया है। मतलब क्षमा चाहूंगा मैं पंडितों से, मैं सब पंडितों के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इस स्तर तक भी गिर गए हैं कि पहले वो आचमन कर लेते हैं शराब का, उसके बाद मतलब शादी ब्याह में वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैंने अपने आंखों से भी देखा है। हाँ गुरुजी, मैं इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको कहीं बुरा न लगे करके, क्योंकि मैं ऐसा देख चुका हूँ। तो इसलिए इसमें समाज का भी उत्तरदायित्व है और सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि वे इन चीजों को हमारे पहाड़ों से दूर रखने की कोशिश करें। तीसरा समाज का ही मैं बतला रहा हूँ, वो ये करे कि हमारे जितने भी जंगल हैं उसको संरक्षित करे और अपने आसपास गांव घरों में पेड़ों को लगाए, वृक्षारोपण करे। पहले भी हमारे समाज में प्राचीन काल में हमारे यहाँ पेड़ों को 7 पुत्र के बराबर माना जाता था। एक पेड़ का पालन करना माने आपके 7 पुत्रों का सौभाग्य आपको मिलता है, ऐसा कहते थे। लेकिन आजकल कोई पेड़ लगा नहीं रहा है। पेड़ों को लगाना चाहिए, जैसे कि हमारे फलदार पेड़ या कोई पत्तीदार पेड़ इस तरह का लगाएं। तो ये अगर हो तो इसके लिए भी हमें गांव में जाकर इसके लिए भी लोगों को वो करना चाहिए। और जहां तक पलायन वाली बात है, पलायन में मैं सोचता हूँ इसमें पलायन वालों से मेरा निवेदन होगा, जो पलायन कर गए हैं उनसे कुछ अपेक्षाएं मेरी हैं कि वे अपने गांव को न भूलें, अपने घर गांव को न भूलें। कम से कम न भूलने का मतलब यह है कि खाली याद करना नहीं, मानसिक रूप से याद करना नहीं, कम से कम तीज त्योहार पर्व और सुख दुख में वे अपने घर आए, गांव घरों में आए और ऐसा व्यवहार रखें कि उनका आना जाना कम से कम वर्ष में 2-1 बार अवश्य हो। तो उससे हमारे गांव में एक रौनक भी बनी रहेगी और एक शिक्षा भी मिलेगी कि भाई वो गए हैं तो अपने उधर पूर्ति के लिए गए हैं, लेकिन उनका अपने गांव से मोह है। तो यह मैं पलायन जो कर गए हैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वे अपने गांव घरों को भूले नहीं और उसमें बल्कि इतना ही नहीं, वे आर्थिक मदद कर सकते हैं। अगर वो आर्थिक रूप से सही है तो अपने गांव घरों को आर्थिक मदद कर सकते हैं। चाहे उसके लिए अपने गांव में कोई एक समिति बना ली जाए, कुछ कर लिया जाए जिसमें वो धन संग्रह हो कि नहीं कि हाँ ये हमारे गांव में जो हमारे गांव से बाहर गए हैं उनकी ओर से ये गांव की उन्नति के लिए आया है। कोई ईमानदार आदमी जो सही हो उसको वो धन मिले तो वो उससे उसका मतलब गरीबों का भला कर सकता है या कोई भी कर सकता है। इस तरह से अगर होगा तो एक एक मतलब अपनत्व बना रहेगा अपने गांव से और अपने गांव में उसे अधिकार भी हो जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा, कहने का उसे अधिकार हो जाएगा। तो इसके अलावा महिलाओं से भी एक बहुत बड़ा निवेदन है। महिलाओं से ये निवेदन है कि आजकल जो भी शादी महिलाएं होती हैं, प्राय शादी होने से पहले ही उनका तय हो जाता है कि वो दुल्हा अपने पास ले जाए।
ठीक है भाई कि पति पत्नी का साथ होता ही इसलिए है, जवानी में तो शादी होती है, पत्नी अलग रहे पति अलग रहे ये तो अच्छा लगता तो नहीं है। लेकिन पहले भी तो गांव में शादी होती थे, पहले भी तो लोग बाग रहते थे, गांव घर में रहती थी महिलाएं, और पति इस मोह से, पत्नी के मोह से सही, पत्नी के मोह से सही वो कम से कम साल में 2 बार आ जाता था, 3 बार आ जाता था, तो घर भी चलता था, गांव भी चलता था। अब आजकल एक वीटो पावर लगा देती है महिलाएं कि नहीं हमें ले जाना है तुम्हें, फिर तो पत्नी को ले गए तो फिर तो मोह गांव से कम हो ही जाता है। तो मेरा विशेषकर महिलाओं से मतलब मैं ये अभी आप लोगों के सामने ही नहीं करूंगा, मैं सोचा कि ये बात हम अपने गांव में जाकर अपने दिमाग में डालें, लोगों के, बच्चों के और युवकों के भी दिमाग में डालें कि भाई अगर आप अपनी पत्नी को घर में रख देंगे, घर की माँ बाप की भी सेवा होगी, खेती भी होगी थोड़ी बहुत, और इसके लिए हमें ये भी समझाना पड़ेगा हमारी खेती का कितना महत्व है। देखिएगा आजकल कैंसर जैसी बीमारियां, कोई भी छोटी चीज हो जा रही तो स्तन के कैंसर हो जा रहे, पेट के कैंसर हो जा रहे, दांत का कैंसर हो जा रहा, मतलब समझ में नहीं आता, इतना अधिक रोग हो गया है। उसका कारण क्या है? हमारा जो भी खाना है वह केमिकल हो गया है। अगर हम गांव में रहेंगे तो हमारे जो खेती, जैविक खेती का से जो अन्न पैदा होगा उसे हम खाएंगे तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, हमारा मन भी ठीक रहेगा, और हम रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें पैदा होगी। और इस प्रकार से इस अभियान से हम अपने को मतलब तीनों, सरकार की ओर से, समाज की ओर से, व्यक्तिगत रूप से अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं मेरी ये भावना है, ये अपेक्षा है। अब मैं इसी क्रम में शायद मैं बहुत कह गया हूँ, आगे कुछ न कहकर मैं इतना ही कहूंगा। बंदर भगाओ वाला टॉपिक इसी में आ गया। मेरी मिसेज कह रही कि बंदर वाली बात नहीं कही, बंदर वाली बात इसी में आ गई कि हम बंदर भगाओ भी हो जाएगा, सुअर भगाओ भी हो जाएगा, अगर हम अपने गांव की ओर लौटेंगे, गांव के ऊपर ध्यान देंगे, गांव का विकास होगा, पुराने तरह के गांव बनेंगे, खेती होगी, तो निश्चित रूप से बंदर भी भागेंगे, शेर भी भागेंगे, और हमारे वन भी बनेंगे, क्योंकि वनों का विकास भी मैंने कहा है और पेड़ों को लगाने के लिए कहा है कि वनों का भी संरक्षण हो, ये मैंने बात कही है। तो वनों का संरक्षण होगा तो निश्चित ही बंदर अपने आप वनों की ओर जाएंगे, गांव की ओर वो उनका गांव में आना कम हो जाएगा। बहुत कुछ कहना है, वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी इतना कह गया, फिर भी 7:45 हो गए हैं, क्षमा करूंगा कुछ अधिक बोल गया हूँ तो। राजीव बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्रेरणादायक बातें आपने कही हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने प्रकृति का दोहन किया है। अब जो बंदर है वो जंगलों में, जब हमारे पास कोई फल पेड़ पौधे रहे नहीं तो इसलिए हमारे गांव की ओर भाग के आए हैं। सरकार से हमारा निवेदन होगा कि वो जंगलों में काफी अच्छे फलों के पेड़ भी लगाए, जो पहले पुराने होते थे, हिसालू, झीटालू और किलमाड़ू, ये जो होते थे इनके पेड़ लगाए। और जो काफल बेचने वाले हैं, काफल की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। ये देखिए बंदरों का भोजन था, ये इंसान का भोजन नहीं था। आप कभी टेस्ट के लिए कोई चीज ले आते तोड़ के, ठीक है, लेकिन वहां तो एक धंधा बन गया कि काफल बेच रहे हैं सब लोग, तो बंदर कहाँ जाएंगे? वो तो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वो भी तो हमारी प्रकृति एक अभिन्न अंग है। ये अवश्य हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, सरकार को कहना पड़ेगा। तो मैं अपनी बातें ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। मैं हमारे आदरणीय खिलान जी महाराज, खिलान जी मेरे ख्याल से उपस्थित है, मैं उनसे करवत निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्द अपने मुखार बिंदु से कहें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खिलानंद जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विषय तो अच्छा चुना है बंदरों को भगाने का, लेकिन चर्चा कुछ और ही और हो रही है। बंदरों को भगाने का, बंदरों के बारे में आज ही नहीं, सदियों से लोगों ने सोचा होगा, और ये बंदर तो जो है नुकसान तो करते ही हैं। जो जंगल के समीप ज्यादा गांव होंगे उन्हें ज्यादा होता है, थोड़ा जहाँ खुला क्षेत्र हुआ वहां कम होते हैं, लेकिन बंदरों से कोई शायद जो है जीत नहीं पाए। ये तो हमेशा कर रहे। एक बार की बात है, हमारी जो बीडीसी चल रही थी तो वहां
पशुओं की बीमारी पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के पश्चात आखिर में फिर आगे हुए बंदरों का कहा कि भाई सभी चीजों का जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है, लेकिन बंदरों का कोई इलाज नहीं है। तो वहां पर एक कृषि अधिकारी थे, उसने कहा भाई बंदरों का तो कोई भी ऐसा खास नहीं कि उन्हें भगाए, लेकिन खेती की सुरक्षा के लिए नहीं, फसल को बचाने के लिए उसने बताया था कि एक फेलिडॉल होता है, एक पाउडर, उसको किनारों पर डालने से उसकी गंध से नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन यह तो सही है या गलत है, हमने आजमाया नहीं है कि इससे आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन बंदरों को भगाने का तो क्या उपाय हो सकता है, वो भी जीव है, प्रकृति ने जो जड़ते हैं उनकी भी जरूरत है और वो भी रहेंगे इस धरती पर। अब जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे बंदरों की भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके लिए तो आप जैसे विद्वान लोग ही जो है सरकार को सुझाव देंगे। सरकार क्या कर सकती है, तभी तो पावरफुल है, लेकिन वो तो सुझाव तो आपको जाननी चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए। अब इसमें तो ऐसा है या तो इनकी नसबंदी भी हो। अब ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि लोग इनको सारा नशा वगैरह सुगा करके गाड़ियों में भरकर किसी ऐसे प्रदेश में ले जाए जहाँ जंगली जंगल हो, उन्हें पर्याप्त भोजन मिले, और बाकी तो दुनिया से तो हटाए जा नहीं सकते। मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। आप जैसे बुद्धिमान लोग अपने सुझाव पेश करें, और जैसी बातें आप लोगों ने की है बात सही है कि लोग पलायन करते हैं। ये तो विषय दूसरा है, पलायन वगैरह का तो विषय तो दूसरा है। तो इसमें तो बहुत सारी समस्याएं, बात तो सही है। पलायन भी मैंने तो ये भी पाया है कि अब पहाड़ का आदमी जो है पलायन वही कर रहा है जिसको रोजगार मिला है। हम कहते हैं रोजगार के लिए तो जा ही रहा है, लेकिन जो कोई सरकारी नौकरी में मिल गया उसका मकान आपका दिल्ली मुंबई कहीं भी बन सकता है, वो घर से खुद पलायन कर रहा है। सरकार ने कुछ पाबंदियां हटा दी तो प्लेन से आदमी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में, जो बम्बई में रहने वाला व्यक्ति है वहां पर जा रहा है। तो क्यों इस तरह से भी जो है पलायन की एक खुली छूट सी हो गई है, और जिससे कि जो है समझो कि लोगों के लिए कंजेस्टेड तो हो ही गया। अब जो हमारे पास जो सीमित एरिया था उसमें अगर अन्य लोग बच जाएंगे तो हमारी आबादी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आने वालों से दोगुनी और चौगुनी हो जाएगी और खेती या जमीन का दायरा कम हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी समस्या है। मैं क्या कह सकता हूँ, बंदर भगाओ का जो विषय है इसी पर आपके विचार सुनना चाहूंगा, और यही सुझाव देकर देखता करें। सरकार को जरूर ले अपने सुझाव, सरकार कुछ कदम उठाएगी इसके आधार पर जैसे आपके सुझाव जाओगे। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही जान सकता हूँ, ज्यादा नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। अब मैं कल हमारे कृपाल सिंह सीरा जी रह गए थे, उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के मंच पे अपना जो है हमें अपनी बातें अपने विचारों को हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल सिंह महाराज जी। मुझे सुन रहे हैं कृपाल जी? कृपाल जी, सीरा जी हमें सुन रहे हैं? शायद नहीं है। अब मैं शायद कृपाल जी नहीं मिल रहे हैं। मैं हमारे ललित तिवारी जी शायद अपने लाइन पे है। ललित तिवारी जी मेरा निवेदन कर रहा है कि वो मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार तिवारी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए, स्वागत आप। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। मंच में सब ठुल विद्वान छीन इमी मी के राय दियो मी तो है बहुत वो है मी और भाई दुआ कौन चाहूं कि बहुत जगह है लीजिए हर प्रदेश में बंदर समस्या रहे। हमारे प्रदेश में ये लीजिए ज्यादा है कि लेकिन वहां पर महेश भाजगी ना बानरूल उन्हीं वहां बड़े है। आप जगह देखो जेल कहे मेरा हल्द्वानी में लौटते हैं वही मकान होला तब मैं ब्याह करूं नंतर नहीं करूं हमर कुमाऊं जैसो। और गढ़वाला समस्या ये सो देहरादून में मकान होला मैं तब वहां ब्याह करूं नंतर नहीं करूं। ये दुनिया से ये समस्या में इंसु जो रोड किनारों पर जना मकान थी जना घर थी वहां पहली बार बाना नहीं उसी वाला हूं, लेकिन अब चिंता ज्यादा है कि पहली बार मलमली थी दाना खाना में जी सी बानर आप तेलपन लेकिन अब
चिंता ज्यादा है कि अब घरों भितेर में रोटला न जानी दाल भात तो जाना रहे हर एकल जाई दरबार लगा लिन बानरो लीजी बंद है चलो बानरों की समस्या पूरा पूछू लेकिन ये दूर करने लीजी को प्रदेश में के आलम है वीकले एक जानकारी होने से हम पा कि कहाँ के हो जोश आप जाओ राजस्थान में मेवाड़ में उन्होंने एक यो फास्फोरस हूँ जो जेल हम क्या बगुनु कार्बेट वो ये नली में डाल बे उमें तेलवे पानी भर बे 5 मिलीमीटर पानी धरची एक पाइप में उमी वो ट्रैक्टर उम्मे फिर पटाखा छोड़ सी उमी आग लगावे वो एक 50 में कार्बेट डाल बे वो 5 मिलीमीटर पानी छोड़ बे वो रात भर भट भट करने में रुचि वो चिंगारी छोड़ने में जो इलाका में बादल होची वो इलाका में उनको छोड़ दी कि ये इलाका में करण सो रात जाग जुग भी करची यो राजस्थान में करो और यो बंदर नशबंदी जो करी यो आगरा में करी 2015 में और 500 बानरू नशबंदी करण में इनमें सरकार 1,87,00,000 लाख रुपए खर्च कर दी मतलब इमे खर्च जदुला होनल पर 2015 में उन्होंने ये योजना लगाई ये तो खर्च करो यो दिखाओ मी 2000 है ज्यादा लोग अस्पताल में पहुंचे के लिए फिर बांदर भड़कले के नाल और ओटीले है उन्हें और है एक जगह पकड़ भी वहां इनर नशबंदी अभियान खूब चलाओ दिन छिना के लिए ताजमहल पे नुकसान करने लगा ची तब उनको पकड़ भी वहां उन्होंने वो करो धीरे धीरे इसका यो बढ़ना रहो हालांकि ये कोई निर्णय खिलने नहीं निकल थोड़ा बहुत उन्होंने फिर बाद में पकड़ बे हमारे पहाड़ों में जी जंगलों में आई यह ना कि वो वह रहे पकड़ बे बाद में हमारा वहां आई यहाँ यूपी कुछ एरिया में गए अब यश हिमाचल में करो हिमाचल में उन्होंने क्या करो जाग जाग लोगों गोनू में छोड़ बे गोनू में जो बानर थी नशबंदी तहत वहां नशबंदी करे भाई जो बानर वो ऊंची उनको रोड किनारे पर उन्हें खड़े पहने लीजिए लगा हाल मतलब कोई जहाँ वो गयो वो ब्रेड है लिबे हर कोई बाटपन धर रागनी यो ब्रेड लिनार से बानर को दिया कबे हर कोई तुम्हारे हाथ में वहां बेचूं तुम्हारे गाड़ी को रोक बे यार ये ब्रेड जान से तुम थमा दियो लियो यो उन्हें आगे बानरों को बांट दिया कबे ये योले एक अभियान रूप में उन्होंने पर रोड किनारों पर जी रूनी मतलब घरों में नहीं जान फिर लेकिन उन्हें पूर्ति अपना हजार है ना रोड किनारों पर उन्होंने के कोई गाड़ी वाले कोई खा डिजाइन के न के तो योले एक वहां हिस्से सी और अलमाड़ा वाले एक यो भारतीय अनुसंधान परिषद विवेकानंद प्रवृत्ति अनुसंधान अल्मोड़ा में बंदर में भगवान लीजी एग्री कैनन गन बड़ा रांची जय कीमत लगभग 3,500 रुपए धर रांची यो बंदूक के एक कंपनी द्वारा बढ़े संस्थान वैज्ञानिकों में दावा सी की यो बंदर भगवान में बहुत उपयोगी हो लेकिन यह प्रयोग ला उन्होंने वहां अलमाड़ में खूब करो और कुछ हद तक कमी देखी है तो हम ये चीजों को इमे कर सकूं और बानरों रुकन तब हल जब पलायन रुकन पहली में वो थी कि पहाड़ पानी और पहाड़ जवानी पहाड़ काम नहीं हुई लेकिन अब स्थिति यह न पहाड़ बचपन काम हो न पहाड़ में जवानी काम होने न वहां बुढ़ापा काम हो कोई आदमी रिटायर हो वो पहले शहर में मकान बनानो चाहे वो डबल ये कदू का लागो वो वानी बसर चाहनो वो यहाँ देहरादून में मकान बनानो या हल्द्वानी में मकान बनानो दुनिया जाकर रखी मकान बनू पूरा उत्तराखंड ये हाल छे और रूँ सा पर बढ़ू हल्द्वानी या बढ़ू देहरादून यह चीज अगर जब तक ये मन में सोच यार मैं पहाड़ बनू पहाड़ में रू आपो घर में लगभग जदुला लोग सिन पहाड़ में आपको घर का कोई नहीं बनू रहा जो भैर नहीं लगभग पहाड़ आपको घर लीजिए कह कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई जब तक वहां पूछू वो में कोई करणी नहीं ना हम छिन ना और छिन अब हमले भैर अरिन पमू अरिन अब वहां जाना प्राइवेट नौकरी पे ना कोई पेंशन ना बुढ़ापा बाद यश इनकम रोजगार कि हमको वहां कोई वो मिलो हम चल सकूं हमको जब तक
हाथ फुट काम करना पड़ला हम काम करूं वाल हैंड टू माउथ भाई। लेकिन जनर पेंशन योजना ची जनर और योजनाओं को अंतर्गत जो उन्हीं वो लोग ये होगा पहाड़ को बसे सकती पर उन्होंने पहाड़ नहीं बसाए ये में हम नहीं कर सकन ना वो क्या कर सकन कि हमार मानसिक स्थिति तो खराब छो हम हल्द्वार बसण चाहूं या देहरादून बसण चाहूं ब्याह हम हल्द्वार करण चाहूं या भैर करण चाहूं यो पलायन शब्दों के कारण से जब तक पलायन नहीं रोकल मंदिरों अतिक्रमण नहीं रोकल लेकिन कहीं ना कहीं उनको जब उनको हकूमती वाला कोई नहीं घर पे उनको बुड़ोनी वाला कोई नहीं वो कहाँ जा वो वही रोल पदू पदू का कलियो के वही रोल खेत सब बंजर है के पहली में वो तो धान गेहूं मडू झुंगर कौन यो सब ऊंची अब यो अलोप है वो इलाक में वो ये करनी है और आज यो फसल को करो यो फसलों की कीमत ज्यादा छू क्यों धानों की कीमत उदू नहीं जदू यो फसलों की कीमत छू कौन मडू झुंगर अगर सर बहुत उत्पाद करी जाओ इनर बहुत मात्रा में बहुत मिखिया छू। धन्यवाद ये उनसानो और मैं क्यों सब विद्वान से नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी तो बोल दी हमको एक हमको मालूम नहीं एक लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब मैं समय बहुत कम से एक कविता मैंने 90 दशक में लिखी तो शायद यार विचार में ये अच्छी चीज के पता हमारे पढ़ाई होना भी हमको बहुत नुकसान होना मैं उनको बोलना चाहूँ की बात में अपन जो मोहन कृति पटनायक सूत्रधार सन उनको वापस अपन विचारधारा दूर के ढोल सुहावने जाने हम जब दिल्ली आई नानथिना 1968 में दिल्ली आई मैं तो एक बात मैंने विचार करो दिल में लेकिन 90 दशक में कविता लिखी परिवर्तित होते खंडहरों में परिवर्तित होते खंडहरों में पुश्तैनी कुड़ और दुकान परिवर्तित होते खंडहरों में पुश्तैनी कुड़ और दुकान सनह सनह मिट रही हसमुख देवभूमि की अद्भुत शान देवभूमि की अद्भुत शान कठोर श्रम से जोड़े होंगे कठोर श्रम से जोड़े होंगे लगाड़ पताल ढूंग बिन विश्राम कठिन श्रम से जोड़े होंगे कठिन श्रम से जोड़े होंगे लगाड़ पताल ढूंग बिन विश्राम मेहनत कश पितरों ने हमारे चुन दिए क्षुद्र और बृहद मकान चुन दिए क्षुद्र और बृहद मकान शुद्ध आब हवा खाते थे शुद्ध आब हवा खाते थे सचमुच कर्मठ फौलाद कहीं तनिक त्रुटि रही है उनसे जो जन्म न सकी उन सब औलाद जो जन्म न सकी उन सब औलाद दूर के ढोल सुहावने जाने त्याग दिया सारा सुखधाम शहरों में डकर रहे पर पा न सके अब तक अभिराम पर पा न सके अब तक अभिराम जिंदे हैं गोली के दम पर हम जिंदे हैं गोली के दम पर हम अंत समय जप रहे हैं राम पुत्र बहू से कहते हरदम मुझे ले चलो अपने गांव मुझे ले चलो अपने गांव आने वाली पीढ़ी जानो है छोटी शहरों की शान आने वाली पीढ़ी जानो है छोटी शहरों की जान नहीं शहर सुख समृद्धि सागर कोटि व्याधियों की है खान कोटि व्याधियों की है खान चेहरे काले मन भी काले चेहरे काले मन भी काले जीजा हो या उनके साले 90% लोग यहाँ पर फेफड़े हैं जिनके एकदम काले फेफड़े जिनके एकदम काले उधर पूर्ति नहीं है संकोच यहाँ है उधर पूर्ति नहीं है संकोच यहाँ है पर जीवन सुखी नहीं है बात पते की कही है हसमुख तू जहाँ था स्वर्ग वही है तू जहाँ था स्वर्ग वही है कहना मेरा मान ले मुन्ना सुन रूखा सूखा खा ले यहाँ प्रदूषण भांति भांति का तू अपना गांव बचा ले तू अपना गांव बचा ले याद करेगी अगली पीढ़ी पितर भी याद करेंगे इस मातृभूमि में जन्मा है तू ले शपथ वहीं पर मरेंगे ले शपथ वहीं पर मरेंगे शासन करने वाले सुन लो शासन करने वाले सुन लो अब कुछ कर लो ऐसा काम वरना मिटा देंगे पल भर में जो पाया है तुमने नाम जो पाया है तुमने नाम कुंभकर्ण की नींद से जागो कुंभकर्ण की नींद से जागो निज हित तज ग्राम बचाओ गांव गांव में रुके पलायन गांव गांव में रुके पलायन रोजगार वो धंधे पन पाओ रोजगार वो धंधे पन पाओ रोजगार वो धंधे पंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहन जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद संचालक महोदय। खेती बचाओ और ये बंदरों को भगाओ जो ये मुहिम चल रही है
इसमें मैं, क्योंकि समय कम है, मैं कुछ अपने विचार देना चाहता हूँ। जीवन को सुगम सरल बनाने के लिए इस पहाड़ों पर कुछ हमको तकनीकें अपनानी होंगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा और खेती के लिए प्रेरित करना होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको वीडियो दिखाई थी कि दिन दोपहर में ही बाघ हमें सामने दिखाई दे रहा है। रात की बात तो छोड़िए, अगर किसी महिला को प्रसव काल में रात को आवश्यकता हो दाई की, डॉक्टर की, एक गांव से दूसरे गांव में दाई बुलाने के लिए जाना पड़े और रात का वक्त होता है, कलेजे में हाथ रख करके, मतलब कैसे आदमी जाएगा वहां तक पहुंचेगा और कैसे उस बच्चे और जच्चे को बचाएगा, ये बड़ी चुनौती का प्रश्न है। यह घटना मेरे साथ खुद बीती है, मैं उस पल को समझ सकता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति जाता है, अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाता है, लेकिन अगर इस तरह से जंगली जानवर अटैक करे तो कुछ भी नहीं बचने वाला है, न वो रास्ते में रहने वाला व्यक्ति या घर में रहने वाले। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को, हमारे गांव के जितने रास्ते हैं उनको हाईटेक करें। हाईटेक इस मामले में करें कि उसमें मजबूत तार लगे, दोनों तरफ से तार बाड़ हो, उसके ऊपर से सोलर प्लेट लगी हो जिससे उसमें उजाला रहे, उस रास्तों के पैरेलल पानी की पाइप लाइन गई हो जिसमें पानी पी सके पथिक, जगह जगह उसमें उन में गेट लगे हों, अगर कोई जानवर कभी आ जाता है फंसा तो गेट लगाए जा सके, व्यक्ति बच सके, और उसके निकासी के द्वार भी हों जगह जगह। इस तरह का शायद ही 150 सालों में हम कभी सोच पाएंगे, भले थोड़ा ही सही, लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण रास्तों को अगर हम लोग सुरक्षित कर लें, जिससे बच्चे स्कूल से आने जाने वाले दिन दोपहर के ऐसे बाघ या ऐसे जानवरों से बच सकें। जो बूढ़े हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो अपने सामान को ढो रहे हैं वहाँ पर, क्या ऐसी कोई चेन लग सकती है कि वो चेन उस सामान को ले जा सके, किसी बीमार को ले जा सके, किसी दिव्यांग को ले जा सके? क्या उसमें रात दिन लाइट दी जा सके? क्या उसमें इस तरह की डिवाइस हों कि उसके आने की जाने की सूचनाएं कहीं दी जा सके? तो ऐसी कल्पना हम करते हैं कि ऐसे रास्ते अगर हमारे गांव में हो जाते तो ये चिंता नहीं थी कि बाघ आपके पास 1 फीट पर भी है तो क्या कर लेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो इस प्रकार जितने भी हमारे जंगली जानवर हमारे आसपास हैं, हमारे इस क्षेत्र में मान लीजिए कि 45 बाघ हैं, 50 बाघ हैं, वो 22 किलोमीटर की रेंज को पूरा करते हैं एक रात में। वह कहाँ पर हैं, हमारे कितने करीब हैं? मेरे आसपास 10 बाघ तो नहीं गई, मुझे कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए विज्ञान जो है वो थोड़ा, मतलब मेरा वैज्ञानिकों से भी आह्वान है कि इस प्रकार की डिवाइस क्यों नहीं हमारी बन पाती है कि हम इनको चिन्हित करें, उनकी गणना करें, उनको किसी केज में बंद करके उनके कानों में या कहीं किसी भी डिवाइस को टैग कर दें, वो हमारे मोबाइल्स में जुड़ जाए, हम ये जान सकें कि हमारे आसपास कौन से जीव घूम रहा है, कितनी संख्या में है। हमारे गांव में आज 10 बाघ घूम रहे हैं, कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, लोगों तक न पहुँचे, कम से कम जनप्रतिनिधियों के या ग्राम पंचायत भवनों पर ऐसी डिवाइस लगी हो जिसमें कि इनकी गणना भी हो और आसपास कितने इनकी लोकेशन पता लगे। ये मेरा अपना सुझाव है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें विज्ञान जो है वो अपना कुछ इसमें कोशिश करें तो हल निकल सकता है। दूसरा, सुअरों की संख्या को कम करने के लिए शेयरों का उत्पादन हो जिससे उनके बच्चों को ये खा जाते हैं और उनकी संख्या नियंत्रित हो जाती है सुअरों की। माफ कीजिएगा।
दूसरा, बंदरों को बंदरबाड़ा बना करके उसमें रख दिया जाए, उसमें वहीं फीडिंग कर दी जाए उनको। वो बाजार के, घर के ये जो खाना खा रहे हैं, इससे बहुत हिष्ट पुष्ट हो जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन रेट ज़्यादा बढ़ जा रहा है। पुराने ज़माने के जो बंदर थे बहुत लीन एंड थीन थे, बिल्कुल दुबले पतले थे, उनका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। तो ये कारण ये भी है कि इनके जो है इनके पौष्टिक खाना मिल रहा है, तो इनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो अंदर बंदरबाड़ा में लोगों का ये कहना था कि जो राशन हमें फ्री दिया जा रहा है वो बंदरों को खिला दिया जाए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सड़कों की भी ज़रूरत नहीं है, हमें ये खड़ंजों की भी ज़रूरत नहीं है, हमें बंदरबाड़े दिए जाएं और ये इससे निराश दिए जाएं और हम अपना उत्पादन खुद करें। दूसरा, इसमें बंध्याकरण की बात अभी हमारे खिलानंद साहब ने कहा था, तो बंध्या कुछ प्रतिशत तक एकदम इकोसिस्टम को तो बनाए रखना है, लेकिन कुछ प्रतिशत तक इसमें बंध्याकरण आवश्यक रूप से प्रबंध किए जाएं और सस्ते में किए जाए। गांव के लोगों को क्यों नहीं बंध्याकरण सिखाए जाते हैं? हमने तो अपने बैल को कभी किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं भेजा, हमारे आसपास के लोग उसको कर देते थे उस कार्य को। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनका सहयोग लिया जाए, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग इसमें लिया जाए, तो काफ़ी कम खर्चे में इस बात को, और उसमें चिन्हित किया जाए, उनको टैग लगा दिया जाए जिसका दोबारा इस प्रोसेस में ना आए। तीसरी चीज है कि आयात करने से रोकें ऐसे जो जानवर बाहर से हमारे क्षेत्र में आ रहे, जहाँ पर हमारे जो चौकियां हैं लगी हुई, जो चेकिंग करने के लिए बैठी हुई हैं, वो ईमानदारी से यह देखें कि रात अधरात आने वाले इन वाहनों में कहीं ये जीव तो नहीं आ रहे हैं छोड़ने के लिए, यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, तो उसको रोक दिया जाए। तो इससे ये पहाड़ों में इनकी संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, लोग अपने घर पर जो किराएदार हैं, दूसरे जिनके पास पालतू जानवर नहीं है, वो क्या करते हैं, अपने बचे हुए खाने को बाहर फेंक देते हैं, जिसको खाने के लिए बंदर हमारे आसपास, घरों के आसपास मंडराते हैं। तो इसको फेंकना बंद करें। अपने आसपास के जो गौसदन है वहाँ तक ये खाना पहुँचा दिया जाए, या बंदर बाड़े पड़े तो वहाँ पर पहुँचा दिया जाए, तो सुरक्षित उनको खाना वहाँ भी मिल जाएगा और ये आदत इनकी मतलब आबादी की ओर नहीं आएंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब दूसरा सकारात्मक रूप से देखें तो खेती करना लोग छोड़े नहीं बल्कि अपनाएं, खेती के स्वरूप को बदलें, इसमें चकबंदी हो, उसका उसमें बाढ़ की जाए, उसके अंदर करंट छोड़ दिया जाए, या उसमें उसके अंदर जो फसल बोई जाए, तो वो अगर ये नहीं हो सकता तो फसल का क्रम बदल दिया जाए। इसमें हमारे जैसे तेज पत्ता का उत्पादन है, 3-4 साल में फसल हो जाती है, ये जोड़ा जा सकता है। इसमें हल्दी बोई जा सकती है, इसमें मिर्च लगाई जा सकती है, इसमें हमारे जैसे इसमें जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, ऐसे कुछ मतलब प्रजातियों का हम खाली जगहों पर अगर उपयोग करें, ये तो अपने उपयोग के लिए करें, बाकी जंगलों में जो है वृक्षारोपण के लिए हम नर्सरियों की स्थापना करें। हमारे गाँव में नर्सरियाँ नहीं है, हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर या वन पंचायत स्तर पर हमारे नर्सरियाँ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार की नर्सरियाँ, जैसे बकैन लगा दिया हमको, जैसे हम बकैन को बोलते हैं, हम यहाँ पर बितण बोलते हैं, उसके फल को बहुत बढ़िया खाता है बंदर, जंगलों में क्यों नहीं रोपित होता है? दूसरा, हम इस प्रकार की नीति क्यों नहीं अपनाएं? जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो आपके पाइनस रॉक्स वर्गा है, पाइनस वॉलिशियाना, जो आपकी ये चीड़ की प्रजाति है, जो हम लीशा दोहन के लिए करते हैं, वो लीशा के हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हिमाचल से आने वाला जो चीड़ से रेजिन है वो सस्ते में मंडी में मिल जा रहा है, हमारी रेजिन को कौन खरीद रहा है? यहाँ के ठेकेदार जो हैं वो प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और आए दिन जो है जंगलों में आग लगाते रहते हैं कि एक दूसरा जो ठेकेदार है वो भी अगली बार टेंडर नहीं भर पाया। इस लायक मतलब प्रतिस्पर्धा चलती है कि जंगल आग के हवाले है और उसमें रहने वाले वन्य जीव भी और उनके बच्चे, घोंसले सब खत्म हो जाते हैं, ये आबादी को उड़ाते हैं। तो चीड़ को कम किया जाए और चौड़ी पत्ती के, चाहे वो केला रोपण हो जाए। और दूसरा ये कि जो स्रोत हैं वहाँ पर पानी के स्रोत हैं, लगातार बह रहे हैं, गधेरे बह रहे हैं, चश्मे बने हुए हैं, छोटे छोटे धारे हैं, जो भी है, उनका जो पानी है उसको टेप किया जाए, जगह जगह पानी के टैंक बना दिए जाए, और पहाड़ी के, ये पहाड़ी है, इसके पैरेलल जो है पानी के पाइप फिरा दिए जाए और जगह जगह उसका रिसाव दे दिया जाए। और वो रिसाव जो है
इस पूरी धरती के, इस पहाड़ की धरती को नमी देगा और उसमें जो वृक्ष हैं वो पोषित होंगे और ये इनकी खाने लायक चीज़ें आ जाएंगी। और जो पानी बह रहा है इसका कुछ न कुछ भाग ये छीलन भी देगा भूमि में, तो ये पौधे जो है जल्दी जम जाएंगे और पोषित होंगे। तो एक तो पानी का हम सदुपयोग करें, जो जलागम क्षेत्र है उसको हम यहाँ पर सिंचाई के रूप में उसका उपयोग करने का प्रबंध करें। तो ये वैज्ञानिक इसको ठीक तरीके से सोच सकते हैं। हम ऐसा तो चौड़ी पत्ती वाले फल, एक तो वृक्ष जो है हमको वर्षा भी देंगे और पानी भी संरक्षित होगा। इसके अंदर रहने वाले जो फ्लोरा एंड फौनाज हैं वो भी अपने बहुतायत में वहाँ पर टिकेंगे और रहेंगे। किलोमोड़ी है, शालू है, या आपके काफल है, दूसरे जो जंगली जो फल हैं वो वहाँ पर उत्पन्न हो सकें, तो इसके लिए प्रबंध करना होगा। और नर्सरियों की स्थापना पहले करनी होगी हर ग्राम पंचायत स्तर पर। वहाँ के प्रतिनिधियों की एक वहाँ पर उत्तरदायी होने चाहिए कि हाँ मेरे इतने 1000 पेड़ इस क्षेत्र में मेरा लक्ष्य होगा, ये हर ग्राम सभा को। और दूसरा यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के जो स्वयंसेवी संस्थाएं, यहाँ के विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनका लक्ष्य होना चाहिए। उनने अलग अलग वनों के क्षेत्रों को गोद लेना चाहिए कि यह क्षेत्र मेरा है, मैं इसमें वृक्षारोपण करूंगा, 3 साल 4 साल तक मैं इसको पोषित करता रहूंगा, पानी की व्यवस्था। तो एक लक्ष्य बना के चलेंगे तो ये इकोसिस्टम जो है वो बना रहेगा, बढ़िया बना रहेगा, एक विचार है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खेती को पुनः लोग संकल्प करें कि हमें खेती करनी है। कुछ भी बोएं, मडुआ बोएं, ज्वार बोएं, आपके बाजरा, आपके क्या कहते हैं गेहूं बोएं, धान बोएं, रुपाई करें, उसमें जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की रिपोर्ट करें पटवारी के यहाँ। मैंने 4 नाली खेत में गेहूं बोया था, 1 बोरा 2 बोरा जो उसका उत्पादन होता था वो मुझे नहीं मिल पाया, मुझे मुआवजा दिया जाए। तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं डिमांड करें कि भाई वो इसमें रिपोर्ट दें, हाँ वास्तव में ये नष्ट हो गया है। अब बंजर खेत छोड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे किसी को? उसको आबाद करें, बैलों को पालें, हल अपने घर के आसपास हल है या उससे जुड़ी हुई समस्त सामग्री को फिर से रखें। हम महीने में 10 दिन, साल भर में 20 दिन लगभग कृषि कार्य में निरत रहते हैं, तो उसको समय को दें, उनको आबाद रखें, उसका मुआवजा लें और गवर्नमेंट उसका मुआवजा दे। तो एक ये भी है कि लोगों का मोह भंग नहीं होगा, कुछ न कुछ उनको इस खेती के एवज में मिलता रहेगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि इससे जो है हमारे ये जो उत्पादन है ये बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, संसाधन बढ़ेंगे, जैविक खेती मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा लोगों को और रोजगार भी सृजित होगा। इस तरह से हम इसका फायदा ले सकते हैं। और कुछ और है कि जैसे इन बंदर को अभ्यारण्यों में तो हम नहीं छोड़ सकते कि वहाँ पर सुरक्षित होता है। किसी अभ्यारण्य से छूटा हुआ कोई जीव अगर कम्युनिटी में आ गया तो उसको तो हम अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी के किसी जीव को अभ्यारण्य में नहीं डाल सकते। वो एक वहाँ के स्वास्थ्य की दृष्टि से कि बाहर की कोई बीमारी अंदर न पहुँच जाए, इसलिए वहाँ स्वीकार्य नहीं है कि इन चीज़ों को वहाँ पहुँचाया जा सके। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इस तरह के क्षेत्र हमारे, जैसे मान लीजिए कत्यूर घाटी के आसपास कोई ऐसा अभ्यारण्य बने जिसमें बंदरबाड़ा बने, जिसमें इस तरह के जीवों का एक क्लस्टर बन जाए, वहीं छोड़े जाए वो। हाँ, तो इस तरह से है। और दूसरा है कि कुछ इनके खाने का प्रबंध हम सबको करना चाहिए, कम्युनिटी को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, जिससे एक अच्छा तालमेल बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल नहीं है, जहाँ समस्याएं हैं तो उसका हल भी है और ये चिंतन जरूरी है। एकाग्रता से अगर सब लोग एकजुट होकर के किसी समस्या के ऊपर विचार करेंगे तो हल कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। आशावादी जरूर होना चाहिए हम सबको, और प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति और समाज के प्रति। कुछ करने का मन सबका होना चाहिए। हाँ जी, हमने ये देखा जैसे वनीकरण की बात आती है, वन बढ़ाओ, तो वनीकरण के लिए कुछ पैसा आता था सरकार से 10%, तो हमने 2 बार लिया और वन लगाए अपने आसपास की भूमि में, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी।
वो जो नष्ट हो गए। फिर दोबारा हमने 2-3 बार में एक हजार में कहा मैं तो 10% हो या कितना हो, मैं वनीकरण के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि वास्तव में होता कुछ नहीं है, पैसे का खपत करनी है। तो या तो 5 साल के लिए कोई सुरक्षा का ये दे। तो अब धीरे धीरे हमारे टाइम पर तो नहीं था, पर अब धीरे धीरे सरकार ने 5 साल की सुरक्षा के लिए भी दिया है बजट, लेकिन हो नहीं पाता। सारी जो है नाम बात के दिखाते हैं। अभी तक वनीकरण पे जितना पैसा लगा और उसको देखा जाएगा, उसको जो तो आपका मिस यूज है उस पैसे का, कोई बंद नहीं पन पाए इन्होंने, पैसा जरूर मैं कभी तो, आप तो है कहीं ना कहीं। धन्यवाद आदरणीय। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, ये मैं खुद इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नेहरू युवा क्लब का अध्यक्ष रहा अपने गांव में, बहुत समय तक होलियां भी करी, और मैंने ये प्रयास किया कि यहाँ पर हमारे गांव में जो नौले हैं उसकी सफाई हो, उसमें चूना लग जाए। और हमने अपने पास जो एक चरागाह था उसमें वृक्षारोपण किया। बांजों के वृक्ष हमारी एक बजानी थी, वहां से छोटी सी सीडलिंग ला करके हमने गड्ढे बनाए और उसमें पेड़ लगाए। हालांकि कुछ वहां पर पेड़ अभी भी हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ। फिर उसमें वनीकरण हुआ और वन विभाग ने भी किया। आज घना जंगल, उसके अंदर जाने में हमको डर लगती है। नहीं है, कुछ जगह है जहाँ पशु से पटवारी क्वार्टर के पास में एक जंगल से एरिया है, वो मतलब ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 1 महीने तक साइकिल से जाकर के, घर से 1 किलोमीटर दूर होता था, मैं वहां जाकर के जो खाल था पानी का, वहां से बाल्टी भर करके पानी डाला हूँ पूरा उसमें। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज संभव है जब हम सोचते हैं कि ये कर देंगे करके। तो हमारी युवा शक्ति इसमें आगे आ सकती है, अपने आसपास इस तरह का वातावरण तो बना ही सकती है। लेकिन जंगलों को मैं कह रहा हूँ कि एक तो फायर लाइन बनाई जाए। फायर लाइन का मतलब होता है ये पूरा पहाड़ है, इसके चारों तरफ जैसे सड़क जा रही है, रास्ता जा रहा है, एक फायर लाइन समझिए उसको। एक क्षेत्र में आग लग गई तो दूसरी जगह नहीं लगती है। ये फायर लाइनों की हमारे जंगलों में कमी है। फायर लाइनों की सफाई हो, समय से पहले, आग लगने के गर्मियों से पहले उसकी सफाई हो जाए, उसमें लोग नियत हों, उसकी निगरानी रहे, तो क्यों नहीं हो सकता, इस जंगलों को बचाया जा सकता है। चलिए, आज तो ये इस पटल पर समय बहुत हो गया है, तो मैं आप सब का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस महत्वपूर्ण सुझावों के लिए। और आप सब ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, हमारा ज्ञानवर्धन भी किया, और निश्चित रूप से ये बात आपकी और लोगों तक भी इस पटल के माध्यम से पहुंचेगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और सबका आभार करता हूं। आदरणीय संचालक महोदय गिरीश चंद्र, 2 शब्द मोहन जी के लिए। तर्क संगत, तथ्यपरक और सार्थक जो शब्दों आपने यहाँ लाए हैं, सरकार को इनको चरितार्थ करना चाहिए। वास्तव में अगर ये सब चीजें हमारी सरकार मान ले, वास्तव में हमारा जो उत्तराखंड है वो दोबारा स्वर्ग हो जाएगा। हर एक आदमी वहां जाने के लिए लालायित हो जाएगा, कि बंदरों से जो आतंक है उससे सब लोग डरते। मैं भी एक बार गाँव गया था, तो वहां मेरी भाभियां, मेरी बहुएं वगैरह वगैरह, मारो, पत्थर मारो, हल्ला गुल्ला मचा कर सारे दिन उनका चैन हराम हो जाता है। तो बहुत बढ़िया बातें आपने कही है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने जो मुहिम चलाया है इसके लिए विशेषकर मैं आपको धन्यवाद का पात्र समझता हूँ। हमारे उत्तराखंड के लिए आपकी ये बातें जो है बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगी और सरकार इसको सुनेगी। इस बात को कहते हुए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबके मैंने वाचन सुने, बहुत अच्छा लगा, और उसी हिसाब से बाकी मोहनदा आप सबको शुभरात्रि कहेंगे। मोहन जी धन्यवाद। मैं मोहनदा कह देता हूँ आपको, आप मेरे छोटे भाई हैं। आप इसको सबको धन्यवाद है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। शिवरात्रि कहते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत आभार, प्रणाम। नमस्ते। आपको मुझे आज संचालन के मौका दिया। मैं संचालन वगैरह कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भी मेरे मुंह से टूटा फूटा हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आभार, धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया गिरीश भाई जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवरात्रि। शुभ रात्रि।